5 साल पहले यूक्रेन गया था, 4.5 साल पहले, वॉर से जस्ट पहले, कोविड के जस्ट बाद। हम ना लिविव से ट्रेन लेके जा रहे थे और एकदम से ब्रेक लगी ट्रेन में। भाई उतनी देर में एक आर्मी वाला आया लंगड़ाता हुआ, तो मेरे को कहता ना अटैक हुआ है। फिर भाई वहाँ पे थोड़ा ही आगे देखा 2 शूज़ पड़े हुए और बंदे की लाश पड़ी हुई है भाई, ऐसे कटा फटा उसके दिमाग का टुकड़ा वहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। यंग लड़के दिख ही नहीं रहे हैं, दिख रहा है तो भाई किसी का हाथ, कईयों ने तो अपने खुद हाथ तोड़ लिए ना, किसी की उंगलियाँ से टूटी, किसी ने उंगलियाँ काट रखी हैं अपनी। सीनियर वीनियर बुला लियो, वो एक गाड़ी में आए 4x4, जिसने आगे से AK-47 लगा दी यहाँ पे ना, से चल बैठ के था इधर चल। अरे भाई पासपोर्ट में ना गलती से नवानपुर का फ्रांस का वीज़ा निकल आया, कहता देख फ्रांस का वीज़ा, फ्रांस का। अरे वो कहता भाई घूमने गया था, मेरा फ़ोन देखने लग गया भाई, आईफिल टावर के साथ फ़ोटो निकल आई, कहता देख फ्रांस। भाई वो तो बिल्कुल ही मानने ना। हाँ भाई मैं जहाँ रुका हुआ था सिटी सेंटर में, वो पार्टी हो रही थी वहाँ, उसके अंदर उसने कुछ ऐसा ड्रग मिला रखा था, लोग उसको बड़ा लाइन लग के खा रहे थे और बिल्कुल वहाँ उसके आसपास गिरे पड़े थे लोग, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड भी होने वाला है बिल्कुल आपके फेवरेट जॉनर का, जो कि है ट्रैवल पॉडकास्ट। आप लोगों को बहुत पसंद है अलग अलग कंट्रीज़ की बातें जानना। हम लोग खुद बहुत ज़्यादा फ़ैन है ट्रैवलिंग के और हमें बहुत मज़ा आता है ऐसे ट्रैवलर्स के साथ इंटरेक्ट करके, बढ़िया बातें करके, उनके एक्सपीरियंस जान के। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर हमारे साथ मौजूद है, नवदीप ब्रार भाई। ये 80 कंट्री से ज़्यादा घूम चुके हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर हैं। इनके व्लॉग्स तो पंजाबी में होते हैं, लेकिन आज हमसे हिंदी में बात करेंगे। बिल्कुल कर लोगे ना भाई, प्रैक्टिस है ना पूरी? हाँ बिल्कुल भाई। यहाँ हिंदी चलती है भाई। अरे मेरा थोड़ा एक्सेंट में तो आएगा, मेरे को लोगों को पता तो चलेगा मैं पंजाबी हूँ। हाँ, और मैं बोल लेता हूँ अच्छी हिंदी। हाँ तो भाई सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई आप एंटार्क्टिका भी होकर आए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा बताओ यार। वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। पर आजकल बर्फ भी पिघल रही है। पिघल रही है, दिखता है वो क्लियरली? दिखता है, मतलब क्लियरली तो नहीं खैर, मतलब दिखने लगा अभी ना, थोड़ी पिघलनी शुरू हो गई। तो रेगिस्तान ही तो है भाई अंटार्कटिका, मतलब वहाँ पे कह रहे हैं कि करोड़ों सालों से बर्फ़ पड़ी हुई है ऐसे, है ना, कभी पिघली नहीं है, पर अब वो पिघलनी शुरू हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना। तो बढ़िया था भाई, अंटार्कटिका एक अलग ही है मेरे को लगता है। दिन का था टूर? 11 दिन का था, मतलब 7 दिन अंटार्कटिका में होंगे ना, 2 दिन जाने के 2 दिन आने के लग जाते हैं अर्जेंटीना से। एंड वो बिल्कुल सेफ है या फिर ऐसा जैसे टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया था, ऐसा भी रिस्क है? खतरनाक तो है वो, सबसे ज्यादा खतरनाक रूट वही माना जाता है ना, मतलब वहाँ तो है ही बर्फ ही हाँ, बर्फ, वहाँ से कहीं इसीलिए टकरा जाती नहीं है गया ना। और डूब गया शिप। कभी भाई जी हमारे जैक बन जाए। नहीं एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे ना भाई जाती नहीं है ना ज़्यादा, जो नॉर्मल शिप वगैरह वो नीचे से निकलती नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मतलब वही खतरनाक माना जाता है। वहाँ पे क्या एक्चुअली क्या है, वहाँ पे लहरें सबसे ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन और वो सारे सदर्न ओशन हो गया और एंटार्क्टिक ओशन हो गया, वो तीनों मिलते हैं, तो उसके बीच में से ऐसे निकलती है वो। तो उसकी वजह से भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है थोड़ा ना वहाँ पे, तो बहुत हिलती है शिप। अच्छा रहा हमारी वाली 5 मीटर तक की वेव्स थी, 5 मीटर काफ़ी होती है वैसे, बहुत ज़्यादा मान 5 मीटर में हिलती थी ऐसे ऐसे ना, और थोड़ी बहुत प्लेट गिर जाती थी, पर भाई कहीं अटक भी जाती है, ऐसा भी होता है कि हाँ भाई ऐसा, जब 5 मीटर की वेव इतनी होती है भाई, सम टाइम ऐसे लगेगा आपको कि चल रही है, ऐसे ऊपर गई ना तो आपको लगेगा ये तो भाई रुक गई। रुक जाए, क्योंकि वो आगे से वेव आ रही है ना, तो उतना पीछे ले जाती है उसको। तो स्पीड ऐसे जैसे वहाँ पे देख रहे थे तो नॉटिकल माइल 3 नॉटिकल माइल स्पीड आ रही है, एक्चुअल स्पीड वो चल रही है 25, पर जा रही है 3 से ही बढ़ रही है। तो अगेंस्ट द करंट चल रहे थे? हाँ अगेंस्ट करंट, तो वो मतलब पीछे लेके जा रहा है पानी उसको। और आप ये बता रहे हो कि क्या प्लेटें गिर जाती है जब मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है? तो इतनी हिलती है भाई कुछ लोगों के साथ, तो मतलब कुछ ऐसी वीडियोस हमने देख रखी थी और होती भी है खैर, और हमको तो यार ऐसा ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ खैर, कि मतलब 5 मीटर भी बहुत होते हैं भाई। एक आम बंदा 5 मीटर भाई, मतलब ऐसे यूँ मान लो मैं बिल्कुल ही ऐसे बीमार हो गया था, सिकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ तो ऐसे इधर जाते भाई, रात को तो बैग गिर गया था मेरा। तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है भाई, वो पटक के पड़ते हैं, बेड पलट ही जाता है और उनकी प्लेटें उड़ जाती हैं। हमारी उड़ी नहीं, बस गिर गई थी जस्ट। और आपका खर्चा कितना आता है इस ट्रिप में? भाई यूँ मान लो अगर इंडिया से करना है आपको, तो पर बंदा 2 बंदे होने चाहिए पहले, तो पर बंदा करोगे तो बहुत उतना सही पड़ जाता है। तो अगर इंडिया से जाओगे आओगे तो 2 बंदों का 15-16 लाख इंडियन रुपीज़ लगेंगे आपके। अंटार्कटिका आयु मान लो, क्योंकि कितने दिन का ट्रिप है? 10-12 लाख की तो वो क्रूज ही होएगी, बाकी 3-4-5 लाख तो लग ही जाएंगे। अर्जेंटीना वगैरह जाओगे बहुत दूर है। और क्रूज में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, क्या क्या चीज़ें अंदर? भाई वो एक 5 स्टार क्रूज होती है, अब डिपेंड करता है आप कौन सी ले रहे हो, मतलब होती सारी 5 स्टार है, पर हमारी वाली, हमारा लक अच्छा था कि हमारे को लास्ट टूर था, मतलब उस सीज़न का जब हम गए थे, उसके बाद बर्फ़ जम रही थी ऑलमोस्ट वहाँ पे,
तो भाई वो बिल्कुल नए वाली लेके गई थी कंपनी, बिल्कुल ही बस अब जैसे वो कह रहे इससे पहले बस इसी सीज़न चली है ये, या पिछले सीज़न में सिर्फ 2 ही राउंड लगाए थे इसने। तो भाई वो बहुत ही अच्छी थी, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मतलब क्या क्या था अंदर उसमें, कुछ फैसिलिटी बताओ। बढ़िया बढ़िया। मतलब बढ़िया भाई, रूम बढ़िया होते हैं 5 स्टार जैसे होते हैं, और उसके अंदर 2-3 रेस्टोरेंट थे। एक तो जहाँ पे शाम को खाते थे हम, वो सब था। जिम वगैरह थी उसके अंदर ही। जिम बढ़िया थी। हाँ बढ़िया थी। और उसके जिम अंदर जा रहे थे आप, मारते थे? नहीं भाई, मैं तो उस टाइम ना बीमार होके गया था अभी, तो मैं गया नहीं फिर मारने। मैं पैनक्रियाटाइटिस के बाद उठाई था, तो मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो पर भाई वहाँ पे एक पूल बना हुआ था, स्पा वगैरह थे, पूल था गर्म पानी का, मतलब जैसे ठंड है तो गर्म पानी वगैरह उसमें डालते थे, और हेलीपैड वगैरह थे उसमें। और भाई एक अलग ही चीज़ थी वो मैंने देखी, जो मतलब वो खैर वो कैसे ही देखेंगे हम, नॉर्मल होती नहीं वो, अंटार्कटिका के लिए शिप्स ही बनाई हुई हैं वैसे, हवा भरी होती है उसमें ना, तो वो वैसे इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, वो अलग तरह की होती है। पर वो हमको बिठा के लेके जाते थे उसके ऊपर पूरे समुंदर से ऐसे। तो भाई उसको उतारने का बड़ा अच्छा ऐसा अजीब सा ही कोई चीज़ लगी हुई थी, ऐसे एक ही सेकंड में उतार देती थी ऐसे ना उसको। क्या होता था मतलब? पता नहीं कैसे रोलर सा था भाई, उस पर लटका के इतनी भारी भरकम सी चीज़ को एक ही सेकंड में चल नीचे। ट्यूब बोट थी वो। हाँ ट्यूब बोट थी। अच्छा, जो राफ्टिंग वाली होती है वो? कुछ वैसी कह लो। अच्छा, कुछ वैसी। तो उसमें आप अंटार्कटिका जाते थे? हाँ मतलब मेन लैंड पे जाते थे, फिर वापस शिप में आ जाते थे। बस वहाँ स्नो के अलावा पेंगुइन्स हैं और क्या? 6-7 तरह के पेंगुइन्स स्नो होते बियर हैं। भी देखा आपने जो? नहीं वो नहीं होते, वो तो पोलर बियर वहाँ होते हैं ना। पेंगुइन्स फ्रेंडली होते हैं। क्या गए आप पास हाँ पेंगुइन भाई के? देखो, एक डालिक होते हैं वो सबसे छोटे, वो तो डरते हैं भाई, भाग जाते हैं। एक होते हैं बीच के जो 2-3, वो थोड़े बड़े होते हैं ऐसे, इतने बड़े इतने भाई, वो आ जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भाई बिल्कुल ही पास आके खड़े होकर ऐसे देखने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ पीछे करके भाई, बहुत क्यूट से लगते हैं ना, ऐसे लगता है ये क्या कर रहा है भाई ऐसे। साले चलते भी बढ़िया है, मतलब अलग हाँ तरीके से। वो भाई उनके पंख हैं भाई, बर्ड होता है ना वैसे, उड़ नहीं पाता वो भाई, पानी में तैरते हैं वो और निकल जाते हैं कहीं भी। और भाई सील उनको पकड़े, सील देखी हमने, वेल्स देखी भाई बहुत सारी, हमारी उससे शिप नीचे से गुजर गई थी वेल। अच्छा। तो काफ़ी सारी मतलब ऐसे खतरनाक चीज़ें, जानवर देखे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे कहीं। और क्या स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ क्रूज रुकता है और स्पेशली आप जाते हो उधर? भाई 15-20 जगहों पे रुकता है, ऐसे ऐसे मतलब लैंडस्केप वगैरह ऐसी मतलब जगह दिखेगी ना, आप सोचोगे यार ये क्या ही दिख रहा है, मतलब ऐसी दिखी नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल अनटच्ड है। वहाँ पे लोग जाते हैं बस ऐसे टूरिस्ट ही, पूरी दुनिया से दूर है। हाँ। तो कुछ ऐसे पहाड़ दिखेंगे ना भाई, ऐसी उनकी शेप है ना, आप सोचोगे यार ये तो मैं कभी देख ही नहीं सकता ऐसा एक बार क्योंकि भाई देखो ना, तो आप वहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई रोड दिख रही है, कोई पेड़ पौधा नहीं दिख रहा, समुंदर का पानी अलग, बिल्कुल नीला आसमान, नीला सा पानी दिख रहा है भाई, और ऐसे मतलब लगेगा कि भाई किसी ना अलग प्लेनेट पे आ गए हो आप। ये फील होता है वहाँ जाके, ऐसा नहीं लगेगा कि आप धरती पे हो, ऐसा लगेगा भाई कोई धरती से दूर आ गया, कोई धरती वाली कोई चीज़ ही नहीं दिख रही ना वहाँ पे। शिप से भी हम बहुत दूर आ जाते थे, फिर थोड़ा ट्रैक करके ऐसी जगह पे चले जाते थे, वहाँ पे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। और वहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते थे स्नो के लिए? हाँ भाई वो पहन के ऐसा जाना पड़ता था, और उन जूतों को जाने से पहले भी सैनिटाइज़ किया जाता था, आने के बाद भी सैनिटाइज़ किया जाता था। और मतलब कोई भी ऐसी इधर की दुनिया की चीज़ वहाँ जा ना सके, क्योंकि भाई अगर थोड़ा भी वायरस वहाँ चला गया तो एक बार फैल गया पेंगुइन्स वगैरह में, तो भाई वो सभी मर जाएंगे ना, मतलब वहाँ पे तो कोई इलाज भी नहीं हो सकता। तो इतनी प्रिकॉशंस ली जाती हैं कि कोई भी वहाँ पे जीव जो मर ना जाए। क्रूज पे और कितने लोग होते हैं साथ में? हमारे वाले में 160 लोग थे, ग्रुप्स में लेके जाते थे। हर 20-20 बंदों का, शायद 15-15 बंदों का ग्रुप था, तो उनको जाके उतार दिया भाई। उस इतनी बड़ी में 15-20 बंदे ऐसे लगते थे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। तो ऐसे ग्रुप में लेके जाते थे, हर दिन में 2 बार उतारते थे। और खाना वगैरह बाहर भी मिल रहा है या सिर्फ क्रूज में मिल रहा है? क्रूज़ में, बाहर तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, बाहर तो खा भी नहीं सकते खैर, अगर क्रूज़ से लेके भी नहीं जाने देते थे। हाँ। क्रूज़ में मिलता था सब कुछ। और हम 2 इंडियंस थे उसमें, यूएस के और रशिया के लोग थे। हाँ। अभी कौन सी कंट्री से आ रहे हो घूम के? यूक्रेन से भाई। अरे बाप रे, अभी क्या हालत है भाई यूक्रेन की? क्या चल रहा है, वॉर की क्या सिचुएशन है? भाई बुरी ही है, मतलब हालत ना, ऐसे कोई कहे तो मतलब बुरी ही है, पर दिखती नहीं है। थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है ना यूरोपियन कंट्रीज़ का, सोवियत टाइम से ही। बट उनकी बिल्डिंग्स पे बॉम्ब वॉम्ब गिरा के पूरा वो नहीं कर रखा? हाँ कर रखा है, पर यूँ मान लो जैसे भाई अगर कोई बंदा सोचे सीरिया की तरह की, वहाँ तो 11-12 साल बहुत ही, वो तो अलग ही लेवल है। पर यहाँ पे क्या है यूक्रेन में कि हाँ टूटी हैं बिल्डिंग्स, पर इतनी नहीं दिखती, क्योंकि भाई देखो कि बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे अब तक 100-200 अटैक हुए हैं। अब उसमें से कुछ अटैक मिस भी हो जाते हैं, है ना, तो अब 200 में से अब कितनी ही गिरी होंगी, मान लो पूरी शहर में 200 बिल्डिंग्स होंगी, 200, 250, 300 होंगी, तो वो अब ऐसे ढूंढने पे दिखती हैं, पर है। तो भाई यूक्रेन में जैसे आप जा रहे हो तो लोग वेलकमिंग है, क्योंकि उन वहाँ इतने अटैक्स हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो टूरिस्ट को कैसे देखते हैं? भाई मैं 5 साल पहले यूक्रेन गया था, 4.5 साल पहले, वॉर से जस्ट पहले, कोविड के जस्ट बाद। तो भाई उस टाइम देखो लोग तो अच्छे ही थे खैर,
पर भाई इमिग्रेशन वालों के बिहेवियर में मेरे को बहुत फ़र्क नज़र आया। तो अभी थोड़े ज़्यादा वेलकमिंग है। 3 दिन का वीज़ा दिया था, हालांकि अभी अभी ओपन हुआ है ना यूक्रेन का वीज़ा, जस्ट 1-1.5 महीना पहले। तो 3 दिन का वीज़ा उन्होंने दिया था, थोड़े बढ़िया तरीके से थे, और लोग तो खैर बढ़िया ही हैं भाई। तीनों दिन आपने कीव में ही काटे हैं? कीव में और लिविव में। लिविव थोड़ा सेफ़ है, वो थोड़ा वेस्टर्न है ना। तो जब आप वहाँ थे तो कुछ अटैक्स कुछ आपको गन शॉट्स और ये सब सुनाई दे रहे थे? हाँ, पहले तो मेरी ट्रेन पे अटैक हो गया था। अब वो अटैक था या नहीं इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को भी अगले दिन पता चला। हुआ क्या था, जरा डिटेल में बताओ। हम ना लिविव से ट्रेन लेके जा रहे थे, मेरे साथ शुभम था, और हम भाई एक कीव पहुंचने वाले थे। टीटी यहाँ पे रशियन और ये यूक्रेनियन ट्रेन में, ये जो भी एक्सोविट ट्रेन हैं, इनमें क्या होता है, एक टीटी रहता है। तो वो क्या करेगा भाई, जैसे ही आपकी ट्रेन कहीं पहुंचने वाले ना, तो वो आएगा, उठाएगा आपको। मेरे को कहता अरे कीव आ गया उठ। भाई मैं अभी उठा ही था, अपनी चद्दर ऐसे ना लपेटने ही वाला था, उसको वापस देनी होती है। भाई एकदम से ब्रेक लगी ट्रेन में, बहुत खतरनाक ब्रेक ही। ऐसे सब ना ऐसे टेढ़े हो गए और सब उठ गए, जो सो भी रहे थे ना उठ गए। अभी हम थे इरपिन और कीव के बीच में। अब वो मतलब इरपिन और कीव ऐसे है जैसे नोएडा और दिल्ली। तो मेन स्टेशन 20 किलोमीटर दूर था, और ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच रही थी, 5 मिनट इवन जल्दी पहुंच रही थी। तो हमको लगा 5-10 मिनट जल्दी रुक गई होगी, आगे से कोई ट्रेन खाली नहीं होगा। भाई उतनी देर में एक आर्मी वाला आया लंगड़ाता हुआ। खैर वहाँ पे अभी आर्मी वाले सब ज़्यादातर 90% जो दिखेंगे, किसी की लात टूटी है, किसी का हाथ टूटा है। तो मतलब फिर भी वो सर्व कर रहे हैं? वो सर्व उस सिचुएशन में कर रहे हैं जहाँ पे मतलब बंदूक की ज़रूरत नहीं है, पर जॉब मतलब वो किसी की जॉब तो निभा रहे हैं ना। वहाँ से उठा के किसी को अब जंग में भेज दिया। तो भाई मेरे को आता ना, अब वहाँ पे क्या है ना कि रशियन ही बोलते हैं, तो मेरे को आता ना अटैक हुआ है, और किसी बंदा अटैक करा किसी ने। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मेरे को लगा इसको बोलना नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। तो मेरे को लगा कि कोई बंदा नीचे आ गया गाड़ी के, या फिर उसने कुछ कराया, या नीचे आने वाला था, ट्रेन रोक दी। भाई 2 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे। फिर जंगल के बीच में थी ट्रेन, तो उतरे लोग। तो उतर के भाई क्या हुआ कि जैसे हम जाने लगे ना, तो भाई वो आर्मी वाला वहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये अभी वहाँ खड़ा है, अभी 2 घंटे पहले गया था ये तो। फिर भाई वहाँ पे थोड़ा ही आगे देखा, 2 शूज़ पड़े हुए और बंदे की लाश पड़ी हुई है भाई, ऐसा कटा फटा, उसके दिमाग का टुकड़ा वहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। देख के ऐसे अजीब हो गया यार, ये क्या ऐसे। पता चल जाता ना कि वो दिमाग की खोपड़ी होता है, जैसे ऐसे किसी ककड़ी को ऐसे तोड़ दिया, समझ गए आप, ऐसे टुकड़े टुकड़े बिखर गए। तो भाई उतनी देर में एक बंदा आया, वो कहता गाइस तुम इंग्लिश बोलते हो? हमने कहा हाँ बोलते हैं। और कहता यार शुक्र है इंग्लिश। मैंने कहा यार यूक्रेन में इंग्लिश बोलने वाला बंदा। मैंने कहा भाई तू मेरे को अमेरिकन क्यों लग रहा है? कह रहा नहीं एक्चुअली मैं यूक्रेनियन हूँ, अमेरिका में रहता हूँ लंबे टाइम से, अभी कहता मैं यहाँ आया हूँ। कह रहा यार मेरे को शेयरिंग में ले चलोगे? और उस बंदे को भी नहीं पता क्या हुआ वहाँ पे, उस बंदे का क्या हुआ। भाई अगले दिन जब मैं दोपहर में जब उसी दिन पहुँचता हूँ ना, शाम को पता चलता है कि ट्रेन पे सच में अटैक हुआ था। फिर मेरे को उस बंदे की याद आई। वो बंदा पता नहीं कुछ बैग वैग लेके आया था, अब क्या करना चाहता था पता नहीं, और आर्मी ने उसको शूट कर दिया दूर से। उसको शूट करा, उसको गोली लगी, तो वो गिर गया ट्रैक पे। तो वो गिरा हुआ था, ट्रेन को पता ही नहीं था, मतलब गिरे हुए उसे कहते 2-3 मिनट हो गए थे, मतलब ट्रेन आने से पहले ही वो रेडी होगा, तब से आर्मी ने उसे शूट कर दिया। अब भाई वो उतने 2-3 मिनट में ट्रेन आ गई, और ट्रेन को पता ही नहीं चला, ट्रेन ऊपर से गुजर गई उसके, और वो कट गया। अब फिर भाई उसमें वो होने लगा कि इन्वेस्टिगेशन बैठेगी कि भाई अब उसकी पहचान करनी होगी। तब तक ट्रेन ने काट दिया, अब उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ट्रेन को जाने ही नहीं दिया उन्होंने। ये बात अभी है, 4 अप्रैल की बात है ये। और ओवरऑल जब आप सिटी पहुँचे तो लाइफ कैसी है लोगों की, जो आम लोग हैं वहाँ पे? आपको ग्रोसरी और ये सब चीज़ें मिल रही थी मतलब? हाँ सब मिल रहा है, नॉर्मल लगेगा। आप पहुँचोगे तो आपको लगेगा अरे भाई नॉर्मल चल रहा है सब लोगों की। पर भाई वहाँ पे क्या है कि यंग लड़के दिख ही नहीं रहे हैं। दिख रहा है तो भाई किसी का हाथ, कईयों ने तो अपने खुद हाथ वाथ तोड़ लिए ना, कि जाना ना पड़े उनको। किसी की उंगलियाँ से टूटी, किसी ने उंगलियाँ काट रखी हैं अपनी। तो ऐसा यंग लड़का कोई भी मतलब अच्छी सिचुएशन में नहीं मिलेगा वहाँ पे, थोड़ा मतलब अजीब सा उसमें ही मिलेंगे। तो वैसे से सही तो चल वहाँ रहा पे वैसे आपकी किसी से बात नहीं हुई कि भाई वो वॉर को ले क्या सोच रहे कि क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, कुछ ऐसा कुछ बात हुई? भाई देखो इस बात पे क्या है ना कि हर कोई सोचता बिल्कुल ही पॉलिटिकल है ना, तो वो कहता कि नहीं यार उसने कर दिया। कोई कहता भाई इसकी वजह से हो गया। पर कुछ लोग बेचारे ऐसे बोलते हैं कि यार देखो हम नहीं मानते किसी की गलती, कि बस वॉर बंद होनी चाहिए, वो भी हमारा भाई है। क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा लोग रशियन बोलते हैं, और जो कीव से उधर उधर वाला पार्ट है ना, वो रशियन ही हैं लोग, मतलब वो उनके दादा परदादा रशिया के ही हैं। मेरे को ऐसे बंदे भी मिले भाई, मैं टैलिन में था एस्टोनिया में ना, यूक्रेन जाने से पहले। एक बंदा मिला, पहले दिन एक बंदा मिला, उसके बाद मेरे को 20 बंदे उसी हॉस्टल में मिले भाई। वो आ रहे थे, वो सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, और उनके पास दोनों पासपोर्ट है, रशियन भी यूक्रेनियन भी। अब मैंने कहा भाई तुम किसको सपोर्ट करते हो? मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाई तुम किस साइड जाओगे? भाई वो चुप थे, वो कह रहे भाई नहीं हमारे तो दोनों ही देश हैं। तो मतलब ये सब लोगों के लिए अगर आप कंट्री में जाओगे ना तो देखो जो यंग लड़के लड़कियां ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसे कि नहीं भाई यूक्रेन ऐसे है ना,
तो रशिया ने हमारे साथ ये कर दिया है ना। लेकिन भाई अगर थोड़े आप समझदार बंदों को मिलोगे ना, तो वो खुश नहीं है इस चीज़ से, बिल्कुल ऐसे प्राउड भी नहीं है कि भाई हम लड़ेंगे या कुछ ऐसा। वो इस चीज़ में है कि भाई नहीं, गलत हो रहा, जो भी हो रहा है हमको मोहरा बनाया गया, वो इस चीज़ में सोचते हैं थोड़ा। और भाई ऐसा भी है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो मतलब यंग लेडीज, और उनको तो देश छोड़ना अलाउड है, ओल्ड पीपल को। तो ऐसा था कि कंट्री खाली हो चुकी है। हाँ ऐसा लगता है भाई कंट्री में, मतलब पहले ही कम थे वो लोग, तो एक्स सोवियत कंट्रीज़ में लोग है ही नहीं ना, मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। मेरी ट्रेन में जब मैं जा रहा था तो ट्रेन काफ़ी खाली थी, जब पोलैंड से गए हम, लेकिन उसमें सिर्फ लड़कियां, औरतें थी और भाई बुजुर्ग लोग थे। वो वापस कीव आ रहे थे। हाँ गए थे अपनी फैमिली से मिलने, 2-3 लोगों से बात भी करी मैंने, वो कह रहे हम फैमिली से मिलने जा रहे हैं। एक जो औरत जा रही थी वो कह रही मेरा हस्बैंड वहाँ पे है, वो देश नहीं छोड़ सकता ना, हस्बैंड की उम्र 52 ईयर्स है कहती। अच्छा। तो उसके साथ उसका बच्चा था 12-13 साल का लड़का। तो कहती बस हम जा रहे हैं, 7 दिन बाद वापस आ जाएंगे। और भाई कंट्री छोड़ने अलाउ नहीं है। रात को मैं आया उस दिन और ट्रेन में 3-4 लड़के थे, शायद किसी की उम्र 18 से ऊपर थी, 18-19 साल के, उनको छोड़ने नहीं दिया देश, ले गई पुलिस उतार के उनको, वो छोड़ नहीं सकते देश। और भाई प्रोस्टिट्यूशन का भी वहाँ पे बढ़ चुका है यूक्रेन में, क्योंकि लोगों के पास है नहीं कुछ कमाने को। हाँ भाई कह सकते हो ये चीज़ ना, यूक्रेन में थोड़ा मतलब, ये तो खैर पहले से भी माना गया है, इन चीज़ों पे कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं कि यूक्रेन इस चीज़ में है काफ़ी, मतलब वॉर से पहले भी। तो अब शायद ये चीज़ें और भी ज़्यादा होंगी, पर अब उन चीज़ों के लिए एक वैसे है मेरे दिमाग में ये चीज़ कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अब यूक्रेन के मुकाबले अब उनकी लड़कियों को वगैरह या तो अलाउ ही है ना, औरतें जा ही सकती हैं कहीं भी, तो भाई वो पोलैंड वगैरह में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो लड़कियाँ उनकी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें शायद हो रही हैं। ये काफ़ी सारे लोगों ने बोली है चीज़ कि हाँ भाई ये चल रहा है। पर यूक्रेन के अंदर तो कैसे ही करेंगे, कि यूक्रेन में तो कोई टूरिस्ट जा ही नहीं रहा ना। पहले तो फिर टूरिस्ट से आप जाना चाहोगे यूक्रेन घूमने, अगर फिर से अगर आपको मन करे कभी? हाँ जब वॉर खत्म होएगी तो मैं जाऊंगा दोबारा। मतलब अभी खैर पहले मैं 2 बार, पिछली बार गया था ना, तो मेरे को ऐसे लगता था हमेशा यार, मैं उस रेस्टोरेंट पे खाना खाता था, इंडियन रेस्टोरेंट पे, क्या अभी वो होगा, टूट तो नहीं गया होगा। अरे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो फोटो लगी है ना, वो 5 साल पहले लगी, उस टाइम मेरे 9000 सब्सक्राइबर थे, वो मैंने उसी सेंटर में खींची है यूक्रेन के। मेरा मुंह ढका हुआ है, तो लोग मेरे को बोलते रहते हैं अरे भाई मुंह दिखा के फोटो लगाओ ना, मुंह ढक रखा बहुत टाइम से, अब तो बोलना छोड़ दिया लोगों ने। भाई वो फोटो उसी सेंटर में खींची हुई है। अभी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे आर्मी वालों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बेचारे 19-20 साल के बच्चे जो मर चुके हैं वॉर में ना, तो उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ था उस टाइम। तो भाई ऐसा था कि दोबारा जाना है, तो अब मेरा मन और है कि भाई जब वॉर ख़त्म होगी तो दोबारा जाऊँगा, अच्छे से उनके छोटे शहर वगैरह जाऊँगा। और भाई आप अफ्रीका में अरेस्ट हुए थे यार अभी कुछ टाइम पहले, वो क्या स्टोरी है, ज़रा वो भी बताओ। कौन सी कंट्री थी, क्या हुआ था, ज़रा सब बताओ। भाई बुर्किना फासो नाम की कंट्री है एक ना, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ती है, शायद वेस्ट में ही होगी, मतलब सेंट्रल वेस्ट सही है वो। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि अभी वहाँ पे क्या ना, फ्रांस पहले वहाँ पे कब्जा करता था, मतलब राज भी उसका था, आज़ादी के बाद भी वही कब्जा करते हैं वहाँ पे ना, कि वहाँ पे उनके वहाँ पे गोल्ड वगैरह बहुत है, गोल्ड हो गया, कच्चा लोहा हो गया, आयरन ओर वगैरह, ये बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं वहाँ से, मतलब ले लेते हैं, तो कुछ तेल वेल भी होता है। तो भाई फ्रांस था, अब वहाँ पे भाई रशिया आ गया, साहेल रीजन में ना सारी कंट्रीज़ ने रशिया को सपोर्ट कर दिया कि भाई फ्रांस ने तो लूट ही लिया, हमको कुछ दिया ही नहीं। तो रशिया ने वादा करा कि भाई हम तुमको सिक्योरिटी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, और दे भी रहे हैं, मतलब ऐसे लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग गई काफ़ी जगह सिटी में, थोड़ी रोड वोड बनने लग गई। तो भाई अब वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो बोलते फ्रेंच ही हैं, तो मैं और नवनकुर ऐसे ना थोड़ी वीडियो बना रहे थे नॉर्मल रोड की। तो भाई एक बंदा आया और बंदे ने आके ना बोला फ़ोन दे, हमने को क्यों दूँ भाई, लेके भाग जाएगा, वहाँ पे यकीन भी नहीं कर सकते ना। तो भाई वो थोड़ी देर में गया, एक आर्मी वाले को बिठा के ले आया, पुलिस वाला था या आर्मी वाला पता नहीं, उनकी ड्रेस ऐसी होती है भाई, उसने आगे ऐसे AK-47 लगा दी यहाँ पे ना, ऐसे चल चल बैठ के आता इधर चल। तो खुद स्कूटी पे हमको पैदल चल के ले गए वो 50-1 मीटर, तो एक जगह के अंदर ले गए। मतलब स्कूटी पे आपको वो कर रहे हैं, हाँ एस्कॉर्ट कर रहे हैं, हाँ चलो चल भाई। तो भाई वहाँ लेके बिठा लिया, फ़ोन देखे जा रहा है, ये है वो। नवनकुर के फ़ोन में फ़ोटो निकला, इराक में किसी टैंक के साथ खींची थी, कह रहा ये देख टैंक के साथ टैंक। अरे वो कह रहा भाई वो ऐसे ही खड़ा हुआ टैंक है, सिटी सेंटर में फ़ोटो खींची है। नहीं टैंक टैंक टैंक, तू आर्मी का है, तू फ्रांस से आया ना कैसा। अरे हमने कहा भाई नहीं आया, पासपोर्ट दिखाओ। भाई पासपोर्ट देखने लग गया, मेरे पास था, उस पर भी था। अरे भाई पासपोर्ट में ना गलती से नवनकुर के फ्रांस का वीज़ा निकल आया, मेरे में भी शेंगन वीज़ा था, पर मेरे में स्विट्ज़रलैंड का था, उसके फ्रांस का था। कहता देख फ्रांस का वीज़ा, फ्रांस का। अरे वो कहता भाई घूमने गया था, मेरा फ़ोन देखने लग गया, भाई आईफिल टावर के साथ फ़ोटो निकल आए। कहता देख फ्रांस फ्रांस। भाई वो तो बिल्कुल ही मानने ना। हाँ। भाई उसने अपने सीनियर वीनियर बुला लिया, वो एक गाड़ी में आए 4x4 जैसे हेलिक्स आती है ना, ऐसी थी गाड़ी। भाई हमको हैंडकफ कर दिया, पीछे बांध दिया, मेरी टर्बन उतरवा के कहता चेक करवाओ। मैंने करवा दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई हमको हैंडकफ करके ऐसे पूरी सिटी में से लेके जा रहे हैं, ऐसे लग रहा पता नहीं क्या है भाई, क्या ही जुर्म कर दिया हमने, लोग देख रहे हैं ऐसे खड़े होके। हाँ। ले गए भाई अपने एक मेन जेल थी वो उनकी, और वहीं उनका ऑफिस था।
अब वहाँ पे सेल नहीं था, सेल तो था छोटे थाने में, भाई हमको जाके जेल में डाल दिया। और भाई फिर बाहर थोड़ी 10 मिनट बाद बाहर निकाल के आके उनके ऑफिसर बैठे हैं 2-3, वहाँ बिठा दिया। हम भाई टेबल पे बैठने लगे, कहता नीचे बैठ नीचे बैठ, फर्श पे बिठा हाँ दिया। फर्श पे बिठा दिया। भाई हमने कहा ऐसा क्या कर दिया भाई, हम टूरिस्ट हैं यहाँ पे, तुम पहले प्रूफ तो कर लो कि हमने कुछ गलत करा है। सही बात है। भाई 2-3 घंटे ऐसे हमको टॉर्चर से ही करा, एक तरह से हरासमेंट करेगा कि ये है, वो है, पता नहीं क्या बोलते रहे, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बार बार ये अरे फ्रांस गया था, फ्रांस गया था। अरे भाई हम टूरिस्ट हैं यहाँ पे, यहाँ क्या करने आए हो? भाई 15 मिनट के लिए ना 3-4 घंटे बाद फ़ोन दे दिया उन्होंने हमको। पहले फ़ोन ले लिए थे सब, तो वो फ़ोन इसलिए दिया कि देखते किसको फ़ोन करते हैं। तो भाई हमने वही एम्बेसी को फ़ोन करा, इंडियन एम्बेसी को। फिर भाई वही फ़ोन उठाया नहीं, इमरजेंसी नंबर पे किसी ने फ़ोन भाई नहीं ये उठाया। क्या सिस्टम है यार, इंडियन एम्बेसी वाले फोन नहीं उठाते, नहीं कोई उठाते बंदा अगर भाई। परेशानी में है। भाई उठाया ही नहीं, मतलब पता नहीं क्या ही है इनका। और एक बार बंदे ने फ़ोन मतलब मैसेज देखा शायद, अच्छा। और देख के छोड़ दिया। नानपुर ने करा था, सीन करके छोड़ दिया इमरजेंसी नंबर पे, अब पता नहीं। और उसमें लिखा हमने क्लियर कि भाई हमको पकड़ा है, बोबो दिलासो करके सिटी है, तुम हमको पानी वानी दिलवा दो यार। इनको ये बोलो, हमको पानी भी नहीं दे रहे थे वो, पानी तो दिलवा दो, मर जाएंगे भाई हम। जेल थी के वहाँ कैसी पे। वैसे वो? मतलब सोच भी नहीं सकते आप, अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोचोगे तो आप सोचोगे कि अच्छा जेल मतलब बुरी से बुरी ये होती है, मतलब वो बुरी से भी बुरी थी। मतलब जेल तो मतलब क्या है, काल कोठरी थी एक तरह से कह लो। तो भाई फ़ोन नहीं उठाया एम्बेसी ने। फिर भाई एक वहाँ पे हमको एक पाजी मिले थे चैड में, वो एक हीरो साइकिल है ना, उनके लिए काम करते हैं। तो भाई हमने उनको मैसेज छोड़ दिया था, मैंने कहा पाजी हम ऐसे फंस गए हैं, कुछ दिक्कत हो जाए तो आप बात कर लेना कुछ एम्बेसी वगैरह से, या आपका कोई दोस्त हो। भाई वो एक प्राइवेट बंदा हमारे लिए बहुत कुछ करने की सोच रहा था, पर बाद में हमारा फ़ोन नहीं था। तो अगले दिन भाई उन्होंने खुद हमको छोड़ दिया, बहुत इन्वेस्टिगेट करा पूरी रात। भाई एक कैदी ने भाई हमारी बहुत हेल्प करी। क्या जेल में ही सोया? जेल में, हाँ भाई अंदर गए, कैदी उनको गालियां दे रहा है भाई पुलिस वालों को, कह रहा अरे तुमने टूरिस्ट को डाल दिया अंदर, ये टूरिस्ट है बंदे, अरे दिख नहीं रहा तुमको ये टूरिस्ट है। अरे उसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है वो फ्रेंच में, और भाई वो उसको भी कह रहा है तू बैठ जा, तू ज़्यादा मतलब वकील मत बन इनका, ज्यादा चौड़ा मत हो। हाँ। पर भाई वो बोले जा रहा बंदा, बड़ा सही था। उसने नीग्रो ही था वो भी? हाँ मतलब वहीं का लोकल ही था। तो उसने क्या करा भाई हमारे लिए चद्दर वद्दर दी हमको, पानी दिया, ये पानी पी लो, वॉशरूम दिखाया कैदी भाई। मेहमान नवाजी कर रहा भाई की, हाँ। भाई आओ। सुधर गया कैदी। तो बंदा बढ़िया था, वो कह रहा भाई मैं 1.5 साल से इसी जेल में हूँ। पूरे कह रहा अभी 1 साल बाद छोड़ेंगे, 2.5 साल की क्राइम सजा। पूछा आपने क्या करके आया है? पता नहीं कह रहा है, पता नहीं किसी को थप्पड़ वप्पड़ मारे थे, और वो बाद में कहता 2 महीने बाद बंदा मर गया, और कह रहा उसकी वाइफ ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो 2.5 साल की सज़ा सुना दी उसको। भाई सोचो हमको जेल में रखा हुआ है, जहाँ पे कैदी जिसको सज़ा सुनाई हुई है, सेल में थोड़ी ना रखा। हम बोल रहे हैं ना लोग भाई जेल है, लोग कह रहे सेल में लॉकअप में रखा। मैंने कहा भाई वहाँ लॉकअप वॉकअप कुछ नहीं है, वहीं उसका एक गेट और था, वहाँ काल कोठरी थी अंदर, ये नॉर्मल जेल थी, वहीं हमको घुसा दिया। बताओ यार, हद हो गई। तो भाई फिर अगले दिन हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, मतलब ऐसे वो वाले फिंगरप्रिंट नहीं, मतलब ऐसे पेन घिसाओ सारी उंगलियों पे पेन चल लगा फिंगरप्रिंट, अभी सही नहीं हुआ, चल दोबारा घिसा पेन इसलिए। इंक लगा रहे हो आप? हाँ, इंक लगा वो के नहीं है बायोमेट्रिक हो रहा, मशीन हाँ, वो मशीन कुछ सीधा नहीं है। पेन चलवाया। वो तो देखा भी नहीं उन्होंने। तो भाई फिर इस साइड से फोटो ले रहा है, फोटोग्राफर बुलाया एक उन्होंने स्पेशल, पता नहीं कहाँ से आया बंदा, उसको आने में 4 घंटे लग गए भाई। इधर से फोटो मग शॉट ले रहा है प्रॉपर। हाँ ऊपर देख, इधर देख, आंख को इधर कर। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई। तो ये सब करवाया हमसे, फिर छोड़ा भाई हमको। और फिर भाई अगले दिन जब छोड़ा, हमारे पास फ़ोन आया भाई, जैसे ऑन करा एम्बेसी का मैसेज आ रखा था, कुछ भी नहीं, जस्ट एक पता नहीं क्या मैसेज आ रखा था कि आप कहाँ हो, शायद ऐसा कुछ लिखा था। अरे ये क्या मैसेज है भाई? तो नवानकुर ने रिप्लाई नहीं करा, कह रहा अब क्या बोलूँ तुमको भाई। हमको उन्होंने बाद में कहते ना घूमो अब। अरे पुलिस वाले हमको पता कहाँ छोड़ के आ गए, वहाँ पे बाद में जो एक मेन उनकी जगह थी, मस्जिद है बहुत पुरानी ना, कई हज़ारों साल पुरानी, वहाँ छोड़ के आए, कहते घूमो अब। अरे भाई हमको डर लगे घूमने में, आप घूम लो। और कहता वीडियो इनको बनाओ। मजा आता है क्या ऐसे पकड़ के टूरिस्ट को बंद कर देते हैं बेफालतू पता नहीं में, मजा साले नहीं भाई, पागल। उनको ना शक हो गया ना कि कहीं यार वीडियो बना रहे हैं। जब साले कोई कैमरा सबूत friendly नहीं है मिल ना। नहीं रहा है, बताओ एक दिन के लिए कैदी बना दिया। हाँ भाई कैमरा फ्रेंडली उनको नहीं है ना वो YouTube लोग। दिखा देते आप अपना फोन मिलते ही कि देखो जी हमारा तो ये काम अरे भाई फिर YouTube दिखाने में थोड़ा ये डर लग गया हमको। मैंने कहा अगर YouTube दिखा दिया ना तो भाई उनके दिमाग तो भाई उनके ना थोड़ा IQ लेवल बहुत कम है भाई, ये बात सच है। पता नहीं वो उनके ना जो समझदार लोग हैं रहते हैं यूरोप में, वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी वैक्सीनेशन दी जाती है, बेचारों का IQ खत्म कर दिया। और वो इल्ज़ाम लगाते हैं ये बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ पे कि ये हमारे साथ ये करती हैं। अरे भाई अगर YouTube दिखा देता ना, वो हमको बोल देते अच्छा ये फ्रांस के मीडिया से आए हैं, तो हमको भाई वो रखते कम से कम 1-2 महीने तक, क्या पता मार ही देते हमको, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई हमने अरे
उनको भाई सिर्फ एक फ़ोटो समझ नहीं आ रही है, और भाई इतनी बड़ी वीडियो अगर वो देख लेते, फ्रांस की वीडियो वगैरह निकाल लेते वो, इतना तो वो चैनल जब देखते तो भाई फिर तो बिल्कुल ही देखने लग जाते। 200 वीडियो होंगी मेरी थी, वो ही नहीं समझ पाते ट्रैवलर है ये इधर उधर या ये घूम क्या रहा कर है। रहे हैं, उन्हें उनको पता ये ही नहीं नहीं समझ ना। आता ये हमारे देश में क्या देखने आए हैं। यहाँ हाँ, तो यहाँ हम तो ना कुछ है घूमे, नहीं। वो यही यहाँ बोल तो रहा हम ही ना घूमे, तुम क्या घूमोगे। वो यही कह रहा था, करो यहाँ क्या, हमने वो मस्जिद देखने आया, कहता मस्जिद मस्जिद ही क्यों देखने आया। मैंने कहा भाई वो 2000 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। अच्छा तो फिर भी क्यों आए हो, कहता बार बार एक ही बात पूछे, मतलब उसको कोई सवाल ही ना आए, क्यों आए हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो। फिर कहता कि अगले दिन एयरपोर्ट खुलेगा ना तब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि तुम्हारा वीज़ा असली है नकली है। एयरपोर्ट बंद हो जाता ना रात को, 2-3 तो फ्लाइट आती है वहाँ पे। तो कहता अगले दिन एयरपोर्ट खुला होगा पता नहीं, फिर कहता छुट्टी है, अगले दिन संडे है। मैंने कहा भाई एयरपोर्ट तो खुलेगा, कहता नहीं मेरा जो मेरा बॉस बात करेगा ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे उसकी छुट्टी है। मैंने कहा ले भाई सैटरडे संडे छुट्टी मना रहा है। तो मैंने कहा भाई इस हिसाब से तो तू छोड़ेगा ही नहीं हमको। हाँ तो भाई फिर उसके बाद जब हम पहुँचे ना, फिर बस में बिठा के गए वो हमको घूमने के बाद। पैसे वैसे वापस दे दिए थे? हाँ सब भाई, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। हमारे हॉस्टल में भी होटल में चले गए थे, गेस्ट हाउस था दरअसल, वहाँ पे जाके पूरा गद्दे वद्दे उखाड़ दिए उनके। और भाई एक मेन बात बताता हूँ, देख लो उनकी इन्वेस्टिगेशन ऐसी थी, सोच भी नहीं सकते भाई। उन्होंने सब हमारे बैग वैग खुलवा लिए भाई। एक ना हमने वहाँ से क्या खरीदा था, जैसे ना लक्कड़ के बने आते, कैमरून से खरीदा था। वो था एक कैसे बना हुआ है, एक पाइनएप्पल, एक ककड़ी लक्कड़ की, उसके अंदर कुछ वो टी वगैरह का कुछ था उसमें ना, तो ऐसे वो बने हुए थे, बड़े सुंदर से थे भाई। वो हमने ना उसको रैप करा लिया, एयरलाइन वाले उसको चेक इन नहीं कर रहे थे। और भाई रैप होने के बाद ना जिस भी सिक्योरिटी वाली मशीन से जाए एयरपोर्ट पे, तो वो ऐसे लगे कि भाई ये बम है कोई, क्योंकि वो कैसा लगे ऐसे ककड़ी कैसे लक्कड़ की है ना गोल। और वो भाई वो रैप करा के वहाँ टेबल पे रखा हुआ था। अरे भाई उन्होंने सब उखाड़ दिया। उन्होंने एक बार नहीं बोला कि इसको खोल दो। वो सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब शक वाली चीज़ थी कि इसमें क्या है। हमको था कि इसको खुलवाएंगे यार, अरे इसको दोबारा रैप कहाँ से कराएंगे, रैप वाला भी नहीं मिलेगा इस देश में, है ना भाई। उसको खुलवाया ही नहीं उन्होंने। और हम बाद में सोच रहे थे चलो यार जो हुआ बात की बात है, इसको खुलवाना चाहिए था। अगर इन्वेस्टिगेट ही कर रहे थे, देखते ना तुम कि क्या है हमारे पास, है ना भाई। खुलवाया तो जब आप लॉकअप में थे तभी आपके पीछे से जाके हाँ पीछे से गए ना, पहले उखाड़ के फेंका है सब। बताओ जो बाद में हमको लेके भी गए साथ में एक बार कि खुद चेक करवाओ, पर भाई पैसे वैसे तो नहीं निकाल ले, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं लिया वापस। हमने सुना ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज में हर कोई पैसे ही मांगता रहता है आपसे, हर कोई। पुलिस वो वाला ऐसी सिचुएशन थी वहाँ, पैसे वाली बात ही नहीं बची थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको सीरियस मैटर पे ले गए थे कि देश की उसमें ले गए थे वो। और आप बता रहे थे पासपोर्ट देख के हंस भी रहे थे वो इंडिया। हाँ भाई थोड़ी देर तो हमको लगा कि हमको पकड़ा है। जब हमारी एम्बेसी ने फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं, उनको पता चल गया कि इसने किसी को फ़ोन करा, पता। और नॉर्मल सी बात, इतना तो उनको पता है एम्बेसी को करा होगा। अरे भाई जब फ़ोन मैसेज नहीं उठाया ना, तो ऐसे देख रहा इंडिया ऐसे भाई बिल्कुल चिढ़ा रहा है जैसे हमको ना। तो ऐसे मतलब पासपोर्ट दे भाई। हमको ना पहले तो थोड़ा बुरा लगा, फिर थोड़ी देर बाद हमको लगा अरे नहीं यार, अब नहीं हमको नहीं बोल रहा, मतलब ये बहुत मतलब हमको नहीं कह रहा, ये पर्सनल नहीं हो रहा ये, अब ये मतलब ना पूरे देश पे लेके जा रहा है हमको। अरे भाई लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे ना मन में, मतलब ऐसा बंदा डरा होगा थोड़ा, आपको पता नहीं वो मार ही ना दे, तो मेरे दोनों दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा है जैसे भाई ये मेरा हमको नहीं बोल रहा, ये तो भाई हमारे राष्ट्रपति को बोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहा है। ऐसा फील आती है उस टाइम ना, या हमारे एम्बेसडर को गाली दे रहा है ये, तो ऐसा लग रहा था भाई। ऐसे जैसे सोशल मीडिया पे और ओवरऑल इंडिया की इमेज ऐसी हमें फील कराई जाती है कि इंडिया तो भाई अब नेक्स्ट सुपर पावर है, विश्व गुरु है। पर जब हम विदेश में घूमते हैं और आपके सिंस इंडियन पासपोर्ट लेके घूमते हो, परमवीर भाई की भी वीडियोस हमने देखी कि बहुत प्रॉब्लम आती है ट्रैवलिंग में। तो अभी क्या सीन है रियल पिक्चर इंडिया को लेके, क्या सोच रहे हैं लोग? भाई देखो अब इंडिया में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं शुरू से थोड़ी बात बताऊँ, बढ़िया बताऊंगा, पूरा समझेंगे, क्योंकि वरना भाई अगर मैं सीधा बता दूंगा ना तो लोग अभी आपकी वीडियो में मेरे को खालिस्तानी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, लोग सच सुनना नहीं चाहते इंडिया में लोग। देखो अगर आपको पता है आप कोई गलत काम कर रहे हो, सोचो कि भाई आप नशा कर रहे हो, ड्रग ले रहे हो, जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि ये गलत है, तब तक आप लेते रहोगे, मर जाओगे। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा ना ये गलत है, यार मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा, तब आप छोड़ोगे, है ना। तो भाई गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, जो कि ना इंडिया में लोग कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं वो उनका दिमाग कैसे मैनिपुलेट कर दिया गया है भाई, वो बस जो मीडिया में दिखा दिया वो उसको सच मान लेंगे, और वो सोच ही नहीं पा रहे कि हम दुनिया से कितना पीछे चल रहे हैं। तो भाई अब क्या होता है, कुछ बार इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई इंडिया ना बहुत धार्मिक देश है इसलिए हम पीछे हैं, लेकिन ये भी एक सच नहीं है भाई। हमसे ज़्यादा धार्मिक चाइनीज़ लोग हैं। अब आप कहोगे भाई चाइनीज़ तो कम्युनिस्ट है, लेकिन भाई वो धर्म में यकीन करते हैं, ऑफिशियली नहीं है। चाइना के लोग इंडिया से भी ज़्यादा कर्मकांड में यकीन करते हैं भाई, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं अगर उनका वो जो फंक्शो होता है ना,
वो फेंगशू बोल दे भाई इस बिल्डिंग में तो फेंगशू, भूत आ गया, जो फेंगशू। गया। अच्छा। तो वो बिल्डिंग गिरा दी भाई वहाँ पे पूरी गांगजोउ में, एक गिरा के नहीं बनाई उन्होंने, इतनी बड़ी करोड़ों रुपए लगवा दी। कि इसका वो ठीक नहीं है। हाँ, इंडिया में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कभी कि दिल्ली में किसी पंडित जी ने बोल दिया बिल्डिंग गिरवा दो और गिरवा दियो, जैसे आजकल वास्तु वगैरह बहुत चलता है, तो कभी ऐसा हुआ कि बिल्डिंग गिरा दियो पूरी। चाइना में लोग अपने घर वर ये सब कर देते हैं भाई, फिर भी तरक्की है। जापानी लोग कहते हैं भाई हम तो एक मछली पे बैठे हुए हैं, जब मछली हिलती है तो भूकंप आते हैं, उनका ये मानना है भाई, वो तरक्की में है। भाई तरक्की मेन रीज़न है करप्शन। इंडिया तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, उसका एक ही रीज़न है भाई, करप्शन। जिस भी देश में करप्शन है वो तरक्की नहीं करेगा भाई। धर्म तो अपनी जगह ना, धर्म तो आप घर पे मंदिर में गुरुद्वारे में जाके कर रहे हो, जब आपने अपनी जॉब पे हो ना। इंडिया में लोग अपनी जॉब के साथ ईमानदार नहीं है भाई। इंडिया में कोई चीज़ प्राइवेट होने लगती है, लोग क्यों शोर डालते हैं, उनको पता है भाई सरकारी में काम करो या ना करो पैसे तो मिल ही जाएंगे, कम काम करना पड़ेगा। प्राइवेट में बंदा कहेगा भाई जॉब दूंगा तो तेरे से काम करवाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बंदा अपनी जॉब से ईमानदार नहीं है ना, तो लोग काम नहीं कर रहे। अब बात आते हैं भाई पासपोर्ट के, ये मैंने इसलिए बताया कि भाई ऐसा हो रहा है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब हम भाई एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना कि कोई सरकारी ऑफिसर काम नहीं कर रहा, तो और भाई उसका जो ऑफिसर होगा आगे वो भी ईमानदार होगा। सब लोगों में से सरकार निकल रही है, मैं ईमानदार होऊंगा तो सरपंच ईमानदार होएगा, मेरे में से सरपंच जाएगा, मेरे में से एमएलए बनेगा, मेरे में से एमपी बनेगा, मेरे में से प्रधानमंत्री बनेगा। तो भाई पासपोर्ट का जब हम बोलते हैं ना तो ज़्यादातर ब्लेम, अगर मैं एज ए पंजाबी बोलूँगा तो ब्लेम लगा दिया जाता है, अरे भाई डोंकी वाले हैं ना जो पंजाबी और गुजराती मारते हैं ज़्यादातर। तो ये दो टॉप हैं इंडिया में, साउथ इंडियंस भी हैं, तमिल वगैरह केरला के लोग भी, पर ये टॉप हैं। हरियाणा पंजाब, और पंजाब हरियाणा में चलो एक ही बोल देता हूँ कई बार ना, ऐसे पंजाब हरियाणा और हिमाचल ये मान लो, ये तीनों टॉप हैं, और दूसरे गुजराती। तो भाई लोग ये बोल देते हैं, पर भाई उसमें मैं बताता हूँ, ये तो एक अलग मैटर है डोंकी वाला। तो अफ्रीका में कौन डोंकी मार रहा है भाई, बुर्किना फासो में कौन जा रहा है, वो तो एक लैंडलॉक कंट्री है। डोंकी मारने कहाँ ही जाऊँगा, डोंकी मार से कहाँ जाऊँगा मैं, कुछ देश थोड़ी ना वहाँ पे किसी की हद ही नहीं लग रही है ना। आप ईस्ट अफ्रीका में घूम रहे हो कहीं, अभी परमवीर के साथ कल परसों हुआ है ना, कहाँ जाएगा वो वहाँ से, लैंडलॉक कंट्री में घूम रहा है, बोत्सवाना के आसपास था वो। क्या हुआ उनके साथ? उसको भाई 2 गोरे थे उसके साथ, उसको अलग ले गए परमवीर को, गोरों को जाने दिया, उसको अलग ले गए साइड में, मतलब ऐसे इंडियन पासपोर्ट था, हाँ वो इंडिया से आया, ये दिखा वो दिखा। तो मतलब वो अजीब बिहेव करते हैं। अब जैसे मैं किसी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, लैंड बॉर्डर पे हूँ भाई, पूरी बस में और पासपोर्ट के लोग हैं, या तो मेरे को या फिर मेरे से कोई कमज़ोर वाला होगा पासपोर्ट, या तो मतलब कोई अफ़गानिस्तान का होगा या पाकिस्तान का होगा या फिर बांग्लादेश का कोई बंदा होगा, तो उनको नीचे उतार लेंगे और मेरे को उतार लेंगे, बाकियों को नहीं उतारेंगे। और कई बार ऐसा होता है कई कंट्रीज़ में भाई, वहाँ कोई बाकी सब किसी और कंट्री के होते हैं, हमारा पड़ोसी भी कोई नहीं होता, सिर्फ मान लो मैं हूँ। तो भाई जब मेरे को ऐसे उतारते हैं, तो जब वापस आते हैं ना या फिर उतारते हैं, लोग देखते हैं अरे इसको क्यों उठा लिया, इसको क्राइम वाइम करा होगा इसने, बैग बोलते हैं पुलिस वाले बैग लिया भाई। फिर जब दोबारा चढ़ते हैं ना उसी बस में, तो लोग फिर ऐसे देखते हैं, अच्छा आ गया वापस, पता नहीं क्या करा था इसने, उनको नहीं पता ना क्या हो रहा है मेरे साथ है। तो ऐसा कई बार बेइज्जती सी फील होती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो फिर भाई एक ई पासपोर्ट इंडिया का है ही नहीं भाई। अब आप सर्च करोगे ना तो ये 3-4 साल पहले से बोल रहे हैं ई पासपोर्ट आएगा, ई पासपोर्ट आएगा, आ ही नहीं रहा। पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बस फ़ोन में लेकर चलना नहीं है? नहीं 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 नहीं, पासपोर्ट होगा, बस उसका पहला पेज थोड़ा कार्ड की तरह होता है, उसमें हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह सब होते हैं। तो अब क्या होता है, आप किसी गेट पे गए, इमिग्रेशन वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, गेट पे गए, आपने करा स्कैन, आपकी एंट्री हो गई, और प्लस भाई आपके फिंगरप्रिंट उनके पास सेव हो गए। ई पासपोर्ट का मतलब ये है। अब भाई ई पासपोर्ट पाकिस्तान में भी पिछले 2 साल से आ रहा है भाई। अफ्रीका की कंट्रीज़ में 3 साल से जा रहा हूँ भाई, उनके पास पहले से पासपोर्ट है। 10 साल पहले अफ्रीका में भी ई पासपोर्ट आ गया था भाई। गरीब से गरीब कंट्री ना, उज़्बेकिस्तान वगैरह गरीब है, उज़्बेकिस्तान वगैरह कज़ाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा था। अरे भाई जो लैंड बॉर्डर है ना, वहाँ पे ई गेट के काउंटर हैं, तो मेरे को जाना पड़ा इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन में अकेला ई गेट के काउंटरों पे भीड़ लगी हुई है, तो भाई इमिग्रेशन काउंटर पर बंदा ही नहीं बैठा था। तो मैं जब खड़ा रहा तो दूर से आया भाग के, तो पता क्या, देखते ही इंडिया, पासपोर्ट नहीं देखा, पर मेरे को लगा कि चल मेरे शक्ल से पता चल गया होगा, मेरी टर्बन देखी कि इंडिया बोल रहा है ना, फिर पासपोर्ट देखने लग गया। इंडिया नो ई पासपोर्ट करता, नो नियत ई पासपोर्ट, नियत ई पासपोर्ट। मैंने कहा नहीं है भाई। तो ऐसे मतलब बेइज्जती सी फील करवा दी। तो कहने का मतलब है ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो रही है। लोग गवर्नमेंट को कभी क्रिटिसाइज़ कर नहीं रहे हैं, कम लोग करते हैं ना। इंडिया में क्या कि 10-20% लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, 80% करते नहीं। हम पूछ ही नहीं रहे, हमको पूछना चाहिए भाई। 3 साल से तुम बोल रहे हो, आ रहा है क्यों नहीं आ रहा भाई? मेरे पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लगेगा ना गवर्नमेंट को, बहुत लोग अब पूछने लगे भाई, बहुत लोग मेल्स करने लग गए ऑफिशियल मेल्स पे, है ना, बहुत लोग ट्वीट करने लग गए भाई पासपोर्ट कब आएगा, तब शुरू होगा भाई वो। और भाई ये तो जैसे ऑफिशियल्स का हो गया कि आप कहीं एयरपोर्ट पहुंचे, आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ। और जब आप पहुंच जाते हो एक कंट्री में, रहने लगते हो, तो वहाँ के लोग वो क्या सोचते हैं इंडियंस के हाँ, बारे में? ये एक पॉजिटिव पॉइंट है भाई। इंडिया की ना दुश्मनी नहीं है ज़्यादा,
ये बहुत पॉजिटिव। एज ए अमेरिकन कोई बंदा घूमेगा ना तो उसको 15-20 देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे उसको ऐसे हो सकता है अरे कोई आके अटैक ना कर दे लोकल। ऑफिशियल तो खैर नहीं करेंगे भाई, डरते हैं वो अमेरिका से, है ना। तो पर भाई इंडिया के पासपोर्ट के साथ ये है कि इंडियंस की ना दुश्मनी नहीं है कुछ खास। इवन आजकल थोड़ा इस्लामिक देशों में थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा, पर वो फिर भी लोगों से हेट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूँ तो भाई वो कहे अच्छा तू इंडिया से आया तेरे को हेट करे, नहीं। वो कई बार ऐसे आके बोल देते हैं अरे भाई तुम्हारे इंडिया में क्या चल रहा है ये तो वो चलो मैं भी कुछ नहीं कहता, आगे से मैं बोलता था भाई नहीं कुछ नहीं सब सही चल रहा है। हम तो कवर अप करते हैं भाई उल्टा कि चलो ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई उसको थोड़ा कवर अप करना ही चाहिए, क्योंकि क्या पता मैं उसको ज़्यादा बोल दूँ और वो कुछ ज़्यादा ही गलत समझ जाए उस चीज़ को, इतना हो भी ना, है ना। तो पर भाई इंडिया की दुश्मनी नहीं है तो ना लोकल लोगों के साथ हमेशा बढ़िया रहता है एक्सपीरियंस। लोकल लोग ऐसे इंडिया देखते भाई एक ही नाम बोलेंगे, वो 90% 99% चांस है शाहरुख खान। एक नाम निकलेगा भाई उनके मुंह से, बॉलीवुड शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, कोई आमिर खान भी बोलता है, पर भाई शाहरुख खान की तो जितनी फैन फॉलोइंग है मैंने नहीं देखी। वर्ल्ड वाइड फेमस है शाहरुख खान। तो यूँ मान लो भाई इंडिया से ज़्यादा शाहरुख खान की वजह भी फेमस है बहुत देशों में। अरे बहुत लोगों ने ऐसे वीडियो में बोल रखा है मेरे, एक लड़की थी हमको घुमा रही थी कैमरून में, तो उसको पूछा कि भाई तू इंडिया को क्यों जानती है, कहती शाहरुख खान की वजह से। कहती यहाँ पे आधे हमारे यहाँ पे पूछ लोगे ना कंट्री में किसी से, वो यही बोलेंगे इंडिया को हम शाहरुख खान की वजह से जानते हैं। तो मतलब ये पुराने टाइम से फेमस है ना, अब तो सोशल मीडिया भाई, उस टाइम कहाँ इतना सोशल। हमको लगता है भाई कि इंडिया को कौन ही जानता होगा। अरे भाई ये जंग से पहले इंडिया में ना बहुत, आप किसी पुराने बुजुर्ग को जाके पूछ लो, जंग से पहले यूक्रेन को भी नहीं जानते होंगे लोग कि देश था कोई। बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे नहीं जानते लोग। तो वैसे अब अफ्रीका में भाई जो लोग हैं ना यंग भी, हमारे बुजुर्गों वाली उसमें मान लो कि पढ़े लिखे लोग इतने नहीं हैं, तो बहुत लोगों को इंडिया के बारे में नहीं पता होता, पर फिल्मों की वजह से सबको पता है। और भाई जैसे आप अभी मेक्सिको भी गए थे, वहां पे भी आप बता रही थी कुछ बढ़िया किस्सा हुआ आपके साथ, खतरनाक, वो बताओ थोड़ा। भाई बढ़िया नहीं, वो तो मतलब खतरनाक ही था। बढ़िया देखो कह रहा बढ़िया, ये कैसा बढ़िया है। भाई उसमें क्या था, 10 दिन से मैं रह रहा था सिटी सेंटर में, BSRTS करके जगह है वहाँ पे। कुछ इंडियंस भी मेरे को मिले, पंजाबी थे दरअसल वो, और एक भाई दिल्ली से थे। वो अपनी बाइक पे घुमा रहे, इंडिया से बाइक मंगवाई उन्होंने बुलेट। तो उन्होंने मेरे को बता दिया था 10 दिन में कि भाई यहाँ पे ना थोड़ा खतरा है, कि यहाँ पे ना आप, मेरी तो बिल्कुल दूर से पहचान आ रही है, मैक्सिकन इंडियन जैसे दिखते हैं, पर मेरी टर्बन की वजह से पता चल रहा है कि ये बंदा मैक्सिकन नहीं है। तो भाई कहता तेरी पहचान आ जाएगी, तेरे को लूट वूट सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि तेरे को गोली मार देंगे, लूट सकते हैं, नहीं देगा तो अपनी कोई चीज़ तब मार देगा, कोई नशे वशे में होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो और लोकल्स के साथ क्राइम थोड़ा कम है। तो भाई एक दिन शाम को ना 8-1 बजे होंगे, शाम के 7-8, वहाँ पे 150-200 पुलिस वाले रहते थे सिटी सेंटर में, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। एक म्यूज़ियम था, मैं सोच रहा ये सबसे सेफ जगह यही है। भाई बाहर निकलने लगा तो पुलिस वाला करता है, बोल रहा है कि सोरती नहीं मतलब एग्जिट नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रहा है भाई ये। तो भाई ऐसे बाहर निकला तो आवाज़ आई जब वो बोल रहा था नहीं, तो कुछ ऐसे दूसरी गोली चलाई होगी, एक गोली पहले चला चुका होगा। तो भाई जैसे मैं बाहर आया दूसरे गेट से, भाई वहाँ बंदा मरा पड़ा है। तो फिर पता, और लोकल लोग ऐसे जा रहे हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, पुलिस आ गई बाद में, वहीं सामने तो होगी। और भाई जिसने मारा ना वो पिस्टल लेके ऐसे गाड़ी में बैठ रहा है जाके और चला गया आराम से, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, बस जा रहा है आराम से बैठ रहा है। तो भाई मैंने पूछा वहाँ पे क्या हुआ, कहता है 2 कोई रेडी वाले थे, वो रेडी टाइप लगाते हैं वहाँ पे ना, शाम नाइट मार्केट टाइप सी। तो भाई वो कहता इसकी जगह नहीं थी और ये जगह छोड़ नहीं रहा था, पिछले 6-7 दिन से वो इसको समझा रहे थे, ये जगह नहीं छोड़ रहा था। और भाई आपको वैसे सबसे फ्रेंडली कंट्री के कौन से लोग अच्छे लगते हैं, कौन सी कंट्री के लोग आपको लगता है कि भाई बढ़िया हैं, और कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ आप कितनी बार भी जा सकते हो? देखो भाई फ्रेंडली के ना कई सारे वो हैं, जैसे खतरनाक के कई सारे किस्से होते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ भाई खतरनाक होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं भाई, जैसे सीरिया ऐसा है कि वहाँ पे ना खतरा क्या, मिसाइल ही गिर सकती है। हाँ, सीरिया का क्या रहा एक्सपीरियंस आपका? नहीं पहले मैं ये आपको आंसर देता हूँ। तो भाई उसी में सेम ऐसा है कि फ्रेंडली में ना कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली, जैसे भाई पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये 3 ऐसी कंट्री है भाई, ऐसी कैमरा फ्रेंडली ना, किसी से जाके बात कर लो कैमरा में, बंदा किसी के मुंह पे कैमरा लगा दो, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, वो कहेगा अच्छा, वो बल्कि उल्टा कंटेंट दे रहा, बोल रहा है। तो पर कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, लोग तो अच्छे पर वो ऐसे कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं ना। पर वैसे अगर भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग लगे जो कि भाई जो ऐसे बढ़िया लोग हैं। हालांकि यंगस्टर तो आजकल ऐसा हो रहे हैं भाई, थोड़े ऐसा रहते नहीं है, थोड़ा अपनी पता नहीं क्यों यंग जनरेशन थोड़ी ऐसा रहने लगी है कि भाई मेरे को क्या लेना देना इससे, चल मैं नहीं, है ना। भाई रशियंस लोग मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, इवन रशियन, यूक्रेनियन, एक्स सोवियत कंट्रीज़ के लोग आपसे बात करते हैं भाई। आप चले जा रहे हो ना तो आपको ऐसे देख लेंगे कि भाई ये बंदा इंडिया से लग रहा है, तो दूर से आवाज़ मारेंगे, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती ऐसे बोल के आवाज़ मारेंगे भाई। अच्छा। या जिमी कह के आवाज़ लगाएंगे। तो भाई वो थोड़े मेरे को फ्रेंडली लगे कि काफ़ी ऐसे ना बात करते हैं, फ्रेंडली हैं लोग।
और सीरिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? सीरिया जब आप गए थे वो तो पूरा ही टूट रखा है। हाँ भाई, जैसे मान लो जिस रूम में बैठे तो इसकी भी छत नहीं है, उड़ रखी है वहाँ पे। हर एक मतलब अगर किसी भाई बिल्कुल ऐसे खेत में भी एक जैसे मोटर के लिए बना होता है ना, जिसको हम पंजाबी में कोठा बोल देते हैं, मोटर का कोठा बोल दो या एक वो बोल दो, एक जगह बोल दो, कमरा बोल दो छोटा सा, ट्यूबवेल। हाँ ट्यूबवेल के लिए भाई, उसकी भी छत उड़ी हुई है। तो हम हैरान थे भाई, ऐसे क्या भाई, मतलब कि सेंसर से क्या मारा है कि भाई जहाँ जहाँ छत दिख रही है भाई सेंसर को डिटेक्ट हो रहा था, छत दिख रही है चल फोड़ दो, छत दिख रही है फोड़ दो। फिर भाई हमारे गाइड ने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या, पूरी कंट्री में आज सालों से वॉर चल रही है। उस टाइम में भाई हम जिस होटल में रुके थे उसमें मिसाइल लग गई थी 4-5 दिन बाद। 5 स्टार होटल था अलेप्पो में, एयरपोर्ट पर मिसाइल लग जाती है आम बात है। तो मैं 1.5 साल पहले गया था भाई। उसने बताया कि हुआ क्या कि भाई जैसे किसी पूरा एक शहर था भाई, वो 5 लाख लोग वहाँ रहते थे, आज वो पूरा शहर खंडर है, एक बंदा सिंगल बंदा नहीं रहता वहाँ पे, 4-5 आर्मी वाले खड़े हुए हैं बस, एक अपनी गाड़ी लेके। कहता भाई यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये सब घर कैसे टूटते ये बताओ। कह रहा भाई जैसे जो आते थे लूटने हमले के दौरान, वो घर में घुसते, सारा सामान लूट लेते जो कीमती था, क्योंकि लोग तो भाग ही रहे थे, और जो लोग होते उनको कहते भाग जाओ वरना मार देंगे, लोग भाग जाते थे। फिर भाई उस घर में एक बम फोड़ देते थे, वो छत उड़ा देते थे उसकी, ताकि दूसरों उन्हीं की टीम के और बंदे हैं उनको पता चल जाए ये लूट चुका है, इसमें जाने का फ़ायदा नहीं है, वरना तो वो लूट ही नहीं पाएंगे ना। तो ऐसे भाई यूँ मान लो पूरी कंट्री लूट गई वो। बताओ, मतलब अगर कोई खेत में बनी हुई चीज़ है उसको भी उड़ा दो इसको, क्योंकि उड़ा दिया कि हाँ भाई ये लूट लिया हमने। बट टूरिस्ट के लिए सेफ है वहाँ पे? आपको गाइड मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है? हाँ सेफ वैसे ही ना, मतलब वैसे खतरनाक है सीरिया की भाई, वहाँ पे मिसाइल का डर है, धमाके का डर है, कोई अटैक ना हो जाए ये डर है। वैसे भाई इतना सेफ है सीरिया, कहते कि आप अपना मोबाइल फ़ोन रोड पे छोड़ दो अगले दिन वहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब ऐसा है वहाँ पे, लॉ वगैरह थोड़े ऐसे रोड मिले ना मिले फोन हाँ, मिल जाएगा। फोन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब चोरी चकारी ऐसा ये सब भी तो हो चीज़ नहीं सकता है। है कि रोड ही ना मिले। हाँ रोड भी भाई तो, जो खुद ही लुट गए वो किसी को बेचारे क्या ही लूटेंगे। हाँ। मैंने सुना वो पैसे वैसे भी नहीं लेते लोकल हाँ भाई से। ऐसे हम जब गए ना, एक दुकान पे गया मैं, पिस्ता वगैरह वहाँ पे अब फेमस है अलेप्पो का, तो पिस्ता को मिठाई बना रहे हैं। तो मैंने कहा ये मिठाई है, हाँ भाई। मैंने एक पीस ले लिया, मैंने 4-5 पीस ले लिए। तो भाई मैं खाने लगा, तो मैंने उससे पूछा पैसे, तो कह रहा नहीं भाई। मैंने कहा नहीं खाऊंगा भाई, मैंने थोड़ा ही खा, नहीं खा कहता भाई, खिलाया मेरे को ज़बरदस्ती, पैसे नहीं लिए। और भाई किसी दुकान पे चले जाओ आप, मान लो किसी बंदे पे गए आप और वो कुछ बेच रहा है केले वगैरह, अरे उसको पता चले इंडिया से आया बंदा, करेगा नहीं पैसे नहीं लूँगा, तो टूरिस्ट है कोई नहीं, खा ले यार तेरे को जितने खाने। हालांकि भाई उनके पास खाना खाने को पैसे नहीं है, अगर वो मेरे से एक्स्ट्रा भी लेना स्कैम करे कि भाई 50 रुपये के केले मेरे को 100-200 में बेचे, मैं तब भी दे दूँ भाई। उनकी हालात ऐसे हैं, मैं तब भी दे दूँ। मैं कह दूँ नहीं यार अब इनके पास मतलब है नहीं ना, मैं इनको एक्स्ट्रा देने के तैयार हूँ, पर भाई वो लेते ही नहीं थे। एक बार मैंने एक्स्ट्रा किसी को दे दिए, पता है उसको, हमारे गाइड को पैसे पकड़ा गया। कहता नहीं लेने मेरे को भाई, क्यों ले, मेहमान है ये हमारा, कहता नहीं लूँगा। और वो कहते बस हम हमारे बारे में ना ये बोलो दुनिया को, उनको नहीं पता हम यूट्यूबर हैं, जिसको पता है तब भी वो बोल रहे हैं। एक आंटी आए, बुरखे में जा रहे थे यार, तो भाई आंटी को पता अच्छा ये वीडियो बना रहे हैं। अरे आंटी आई, कहती अपना बुरखा उठाया, कहती मेरी वीडियो बनाओ। मैंने वीडियो बनाने लगा, आंटी बोलने लगी कि भाई हमारी कंट्री में आओ, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम पहले ये, आंटी कहती मैं ये नहीं कह रही कि वॉर के बाद मैं ये सब बोल रही हूँ, कहती हम पहले भी अच्छे थे, अगर इससे पहले 20 साल पहले कोई टूरिस्ट आया तो उससे पूछना सीरिया कैसा था। बोलते हैं लोग कि सीरिया बहुत अच्छा था, सबसे ज़्यादा अच्छे लोग माने गए हैं सीरिया के, बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे। भाई आप इतनी कंट्री घूम लिए हो, इतने लोगों से आपका इंटरेक्शन भी होता है, इतने लोगों से आप मिलते हो, सबसे सुंदर लड़कियां कौन से देश की लगी हैं आपको, ये बताओ मेरे को, ये जानना है। भाई मानना जाता है कि रशियंस और यूक्रेनियन और पोलिश लड़कियां अच्छी सुंदर होती हैं। आपको कैसा लगा? माना तो कुछ भी जाए, आप अपनी बताओ। मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता भाई। माना जाएगा ये है मासिस की बातें। पाजी को कौन सी लड़कियां सबसे देश की कौन बढ़िया लगी? देखो भाई बात सच है, वैसे मैं ज्यादा मतलब देखता नहीं, पर भाई ये बात सच है। क्या नहीं देखते? रशियन लड़कियां, रशियन यूक्रेनियन लड़कियां मतलब पोलैंड की। हाँ भाई भगवान ने ऐसी उनको मतलब ये दी है कि भाई वो सुंदर है। और वो इंडियन लड़कों को भाव देती हैं। हाँ भाई इंडियन लड़कों नहीं, मतलब पूरी दुनिया किसी भी लड़के को, क्योंकि भाई वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज्यादा इंडियन स्पेशल नहीं है वहाँ। हाँ भाई क्योंकि भाई हाँ क्योंकि एक्चुअल रीज़न ये है कि भाई वहाँ लड़कों की कमी है ना। वर्ल्ड वॉर में इतने मारे गए थे ना, तो रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान वगैरह इन सब देशों में लड़कों की बहुत कमी है भाई। तो वहाँ पे अगर मान लो बाय चांस किसी लड़की का हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो भाई दोबारा उसकी शादी होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, होती नहीं है भाई शादी उसकी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो भाई नॉर्मल लड़की को शादी करना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे यूँ मान लो भाई अब गूगल के हिसाब से तो 60-40 होगी, लड़कियों की 60 होगी या 55-45 होगी। पर भाई जो लड़के हैं ना वो यंग नहीं है, लड़कियाँ यंग बहुत हैं वहाँ पे।
लड़के यंग नहीं है, लड़के बूढ़े ज़्यादा हैं, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। रीज़न क्योंकि लड़के मर गए। और भाई पता नहीं भगवान की तरफ से ऐसा क्या है, मेरे ऐसे इतने सारे दोस्त हैं फैमिलीज़, भाई उनके घर में ना 5-5 लड़कियां हैं, मतलब उनकी बच्चियां छोटी 5 हैं, लड़का नहीं है। ऐसी कई सारी फैमिलीज देखी मैंने। तो उनके ऐसी स्कीम है कि इंडिया से लौंडे या बैचलर जा सकते हैं वहाँ और शादी वादी? हाँ भाई लोग जाते हैं, पर आजकल वो उसकी वजह से नहीं जा रहे कि जंग में भेज देते हैं, भेजते नहीं है खैर वो भाई, वो पहले एग्री करवाते हैं सब कुछ। जो इलीगल जाते हैं ना ऐसे इस चक्कर में शादी करके वहाँ रह लेंगे, तो भाई वो उनके पास जॉब नहीं होती, तो वो बोलते हैं हाँ भाई चल जॉब करेगा, आर्मी में जाना है, तो तब तो भाई 2-2.5 लाख रुपए सुन के बंदा कहता है चल भाई चल। तो बाद में अब थोड़ा फिर न्यूज़ में आता है कि भाई वहाँ पे तो लड़ना पड़ता है, तो ये सब। तो पहले लोग जाते थे खैर इंडियंस ना, काफ़ी इंडियंस भाई हमारे पॉडकास्ट पे भी एक बंदा आया था, वो भी रशिया में वॉर लड़के आया प्रॉपर, यहाँ से चला गया था। हाँ तो वो जाते हैं वो भाई, ऐसे नहीं लेके जाते धोखे से, मतलब कोई बाद में तो बंदा कहता है साइन करवाते हैं भाई। हाँ ऐसा थोड़ी मैं टूरिस्ट घूमने गया हूँ तो मेरे को चल भाई तेरे को बॉर्डर पे ले चले, आर्मी में डाल दिया। हाँ ऐसा कुछ जैसे मूवीज में दिखाते हैं, पकड़ के बिहार में शादी करा दी, ऐसे बंदे के ऊपर डाला काला कपड़ा, अगले दिन वर्दी और गन लेके खड़ा है शादी के लिए वहाँ पैर कटवा दिया आर्मी में। ऐसा ब्लॉगर है भाई, बन गए सोल्जर। पर भाई ऐसा है नहीं, मतलब दरअसल पता है क्या, वो हमारे लोगों की थोड़ी आदत है कि जब एक बार ऐसा हो जाए बाद में बोलो नहीं भाई हमको तो जबरदस्ती ले गए, कि अब उनको ऐसा था अब गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट करती भी होगी थोड़ा हेल्प, पर रीज़न ये है भाई कि अब वो बंदे को ऐसे जबरदस्ती नहीं लेके जाते। पर भाई वैसे बाहर अगर कोई इंडियन फंस जाए तो इंडियन एम्बेसी पे रिलाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई आज की डेट में, जो आज 2025 तक तो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। आगे सिचुएशन बदल जाए, लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करें इन चीज़ों को, सवाल पूछना शुरू, हमारे लोग मजे लेते हैं भाई। मूवियों में तो ऐसा दिखाते हैं, तुरंत फोन में उठा लिया, कुछ नहीं भाई, इंडिया के लिए वॉर रुकवा दी और ये कर दिया, वो 300 वो आ गए वहां से वापस लोग रेस्क्यू कर दिए। नहीं भाई वो पहले भी होते थे वो मूवी में। देखो वो तो क्या ना, देखो रेस्क्यू करना तो पड़ता है खैर, देखो जैसे लीबिया वगैरह में भी लोगों को निकाला गया था, वो तो भाई देखोगे ना बहुत ही बड़ा लेवल हो जाता है। वो तो इंडिया क्या भाई पूरी दुनिया ही निकालती है, गरीब से गरीब देश भी होगा ना वो भी अपने सिटीजन को निकाल लेगा, कि वो थोड़ा ना ऐसे उनके वहाँ के लोग। और भाई देखो यूक्रेन में लोग फंसे, यूक्रेन की गवर्नमेंट ने खुद बोला कि भाई तो अपनी गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट को खुद बोला कि भाई तुम अपने लोगों को ले जाओ, फ्लाइट बंद हो गई हैं, तो ये चीज़ तो करनी पड़ती है। ये तो हो गया अलग मैटर। लेकिन भाई अगर नॉर्मल हम फंस गए ना, हमारे लोग भाई मजे लेते हैं, अरे हमारे लोग ही सपोर्ट नहीं करते हमारे को। वो तो देखो हमारे सब्सक्राइबर जो चाहने वाले हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। जब किसी जैसे हमारी वो बाद में वीडियो ना नॉर्मल रैंडम लोगों के पास चलेगी जो हमको नहीं जानते हैं ना, भाई वो मजे ले रहे हैं, अरे करने क्या गया था वहाँ पे, अरे तुमको इन्विटेशन दी थी किसी ने। अरे मैंने कहा भाई ये चीज़ अमेरिकन एम्बेसी क्यों नहीं पूछ रही। एडवाइजरी में और बैन में फ़र्क होता है। या तो तुम बैन कर दो, इंडियन पासपोर्ट पे लिख दो भाई तुम इंडियन कंट्री में नहीं जा सकते, जैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे क्लियर लिखा हुआ कि तुम इजराइल नहीं जा सकते, ठीक है, तो तुम लिख दो भाई कि तुम इन कंट्री में नहीं जा सकते। या फिर इंडियन एम्बेसी बोले अपनी साइट पे अपडेट करे, जैसे 2-3 कंट्री लीबिया और यमन के लिए इंडिया ने कर रखा है कि तुम लीबिया और यमन नहीं। अब खैर लीबिया खुल गया, अब यमन अगर कोई इंडियन जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी बोल रही है और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रही है कि तुमको वहाँ नहीं जाना। भाई जिस देश के लिए तुम बोल ही नहीं रहे हो, सिर्फ एडवाइजरी बोल रहे हो कि अगर तुम आ रहे हो तो ध्यान से आओ, थोड़ा खतरा हो सकता है। पर भाई हम तो अब सारी कंट्रीज जा रहे हैं ना, ऐसे तो दुनिया काम करना छोड़ देगी। भाई वहाँ पे लोग बहुत बिजनेस करने जाते हैं। बुर्किना फासो में ना इंडियंस इतने ज़्यादा हैं भाई, बहुत बिजनेस करते हैं वहाँ पे। और किसी का भाई मेडिकल कुछ दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं, कोई साइकिल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, इंडियन जाते हैं। तो भाई अब वो अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, इंडियन एम्बेसी तो फ़ोन नहीं उठाएगी, और लोग पता क्या बोलेंगे, एम्बेसी ये थोड़ी ना बोल देगी कि तू आया क्यों यहाँ पे। भाई काम है उसका तो वॉर से पहले ही काम चल रहा है, सालों से चल रहा है। तो लोग भी पता क्या बोलेंगे, अरे तुमको इन्विटेशन दिया था तुम क्यों गए हो। ये क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कि भाई हमारे लोगों के साथ गलत हुआ, समझ रहे हो। जब ये चीज़ होनी शुरू, अमेरिका में अगर अमेरिकन के साथ किसी के साथ हो जाएगा, 90% लोग उसकी सपोर्ट में उतरेंगे, 10% मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पे क्या 90% आपका मजाक उड़ाएंगे, 10% सपोर्ट करेंगे। और सरकार को पता है 10% की कौन सुनता है, 90% उनको पता, लोग तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, चल क्या हो गया। भाई तो यूएस वाले तो पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं अपने उसके लिए। भाई किसी के पास यूएस पासपोर्ट है ना, वो तो फिर भाई बहुत ही पावरफुल भाई। उसी का नॉर्थ कोरिया वाला जो बंदा उसका इतना हुआ था, उसको वापस बुलाया, वो जो मर गया था बाद में, भाई उसका इतना बुरा हुआ, उसका भी ध्यान रखा, भी बुलाया, उसको पूरा भेजा। भाई देखो दुनिया में ना कुछ मानने चाहे कोई बंदा मत मानने, देखो इस हमको भी पढ़ाया गया, हमको भी ऐसा लगता है कि भाई हथियार वथियार कुछ नहीं होते। अब इस बात को पूरा सुनेंगे तो लोगों को समझ आएगी, है ना।
तो भाई हमको हथियार वथियार कुछ नहीं होते यार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, माना है भाई, मान लिया हमने पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी है, पढ़ लिख के ना आप पैसे वैसे कमाने लग जाओगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वैसे मस्त कमा रहे हैं, पर एट द एंड भाई ना पावर ही काम आएगी, हथियार ही काम आता है। दुनिया पे राज आज भी वही दो तीन देश कर रहे हैं जिनके पास बहुत हथियार है। अमेरिका और रशिया के अलावा भाई दुनिया पे कोई अपनी ज़रूरत नहीं रखता। और भाई आज भी ये चीज़ है, अमेरिकन और रशियन सिटीज़न का अगर किसी कंट्री में, अफ्रीका वगैरह में ना, तो ये बात भाई हमको वहीं तभी पता चली थी एम्बेसीज वगैरह में जाने के बाद ही कि भाई अच्छा ऐसा है भाई। वो अपने वहाँ पे 100 200 लोग रखते हैं एम्बेसी में, इवन आर्मी तक भी रखते हैं भाई वो, क्योंकि ज़रूरत रखते हैं ना, दम रखते हैं वो भाई। कोई ऐसा अब इंडिया अगर कहे कि भाई हमको अपनी एम्बेसी में अपने आर्मी वाले भी रखने हैं, कुछ है ना, ऐसी फोर्सेज रखनी है बिन बताए, तो भाई वो बहुत मुश्किल है, कोई देश शायद मना कर देगा। लेकिन भाई रशिया और यूएस को कोई मना नहीं कर पा रहा। अफ्रीका में बहुत सारे देशों में रख रखी हैं इन्होंने, है ना। और भाई उस बंदे का एक वर्डिंग थी कि भाई इन्होंने रख नहीं रखी, अगर ज़रूरत पड़े ना यूज़ भी करते हैं उसका। तो मतलब ये चीज़ है। तो भाई ये है कि जो देश पावरफुल है ना उनको कोई हाथ नहीं लगाता। तो भाई मैं उस दिन पावरफुल मानूंगा जिस दिन बंदा इंडियन पासपोर्ट देख के ये सोचो अच्छा इंडिया, तो भाई सोचे 2 मिनट के लिए कि इसको पकड़ना है या नहीं पकड़ना। अरे हमसे तो कोई पूछता ही नहीं, शक्ल से पता चलता है इंडियन है, चल डाल लो इसको भाई हम तो फिर भी ट्रैवलर हैं, व्लॉगर हैं, सेलिब्रिटीज को रोक लेते हैं। इंडियन सेलिब्रिटीज इतने एयरपोर्ट पे जगह जगह रुक जाते हैं कि भाई हाँ अच्छा आजा, अलग से तहकीकात चल रही है। SR के भाई को भी रोका हुआ US वालों ने भाई इतनी बार। भाई अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो आप? अगला ट्रिप कहाँ का लग रहा है? भाई नेक्स्ट प्लान तो अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पता नहीं अब समझ सा नहीं आ रहा, पर थोड़ा मतलब शायद ग्रीनलैंड वगैरह जाएंगे पहले, उसके बाद